अब ये जो है आपका सीजी बोर्ड पे हमारा जो है ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका 8, ठीक है, चैप्टर 8 है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो इस यहाँ तक में 1 to 7 तक में क्या क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था जो स्पेशल चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं तो हमने पढ़ा हुआ था कि जब भी किसी चालक पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब भी किसी चालक पे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होती है, वहां पर उस चालक में धारा बहती है, उस तार में धारा बहती है। ये चीज हमने पढ़ा था। तो पॉइंट्स को याद रखिएगा बच्चों कि जैसे इलेक्ट्रॉन चला, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चला तो धारा बही। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे अपन ने देखा हुआ था। सेकंड चैप्टर पे हमारे पास में एक नई चीज आई थी, वो क्या थी हमारे पास में, संधारित्र, है ना। अब थोड़ा सा मैं एक सर्किटल डायग्राम बना रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से दिखेगा। एक परिपथ है हमारे पास में, आपने इस तरीके से देखा हुआ था कि भाई ये एक संधारित्र है ना, और संधारित्र के साथ में हमने यहां पर मान लीजिए ये एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। अब ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये बैटरी का माइनस सिरा, और जब यहां से संधारित्र क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर जाते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। ध्यान से समझिएगा, संधारित्र जो है आपका, जिसकी धारिता कितनी है C, तो ये वाला जो बायां वाला भाग है वो बैटरी किस सिरे से जुड़ा हुआ है, आपके धन सिरे से। दायां वाला भाग किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ऋण सिरे से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन संधारित्र में इस ओर चलने लगेंगे। क्लियर है बात? तो जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हमारा भाग है संधारित्र का, इसका जो नेगेटिविटी है ना, इसकी जो ऋणात्मकता है वो क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। और जैसे इसकी ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी तो मतलब ये ऋण की तरफ बढ़ने लग गया ना, तो जब ये ऋण की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये क्या होने लगेगा, आपका धन सिरा बनने लगेगा, इसकी धनात्मकता बढ़ती जाएगी। क्लियर है इतनी बात? और मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, आपका ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। तो धारा किधर बहती है, हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की विपरीत दिशा में बहती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यदि ऋण से धन की ओर हो रहा है तो धारा किधर बहेगी, हमेशा धन से ऋण की ओर। मतलब ये वाली जो दिशा होगी आपकी, वो धारा की दिशा होगी। मान लेते हैं धारा कितनी बह रही है आपकी, I। तो इस चीज से आप परिचित हैं, इतना हमने परिपथ अपन ने पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा, है ना। लेकिन अब यहीं पर मैं एक छोटा सा एक बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, बार बार अपन किसी भी जब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, कोई परिपथ हम लोग बनाते हैं, ऐसा कोई डायग्राम बनाते हैं, तो मैं एक बात बोलता हूं कि भाई यदि परिपथ पूर्ण है, क्या है, यदि परिपथ पूर्ण है तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी। परिपथ पूर्ण होने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि कहीं पर भी मेरा जो तार है, जैसे मान लीजिए ये तार है ना, मेरा चालक तार है, ये हर जगह पे पूर्ण होना चाहिए, कहीं पर से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर से सर्किट छूटा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग यदि कुंजी बनाते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, कुंजी को दबाते हैं, जैसे अभी खुला हुआ है, ओपन है ना, जैसी कुंजी को आप दबाओगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, और कनेक्शन जैसी होगा तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर है बात इतनी? तो आप लोगों ने मुझसे एक सवाल नहीं किया इस चैप्टर में, जब मैं ये बता रहा था और बार बार कह रहा था मैं ये कि भाई जब भी हमारा सर्किट पूरा होता है तो उससे धारा प्रवाहित होती है। अब ये बताओ कि यहां पर ये क्या है, आपका संधारित्र है। अब संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र का निर्माण कैसे किया था हमने, एक चालक प्लेट यहां लिया था, एक चालक प्लेट यहां लिया था, है ना। और ये दोनों क्या थे, दूर दूर पे थे या कुछ न्यूनतम दूरी पर रहे होंगे। अब इसके पास में क्या है, मान लेते हैं इसके पास में खाली है, निर्वात या वायु है। अब जब यहां से हमने यहां से तो कुंजी को दबा दिया, सर्किट पूर्ण कर दिया, लेकिन यहां आगे जाकर के ये तो दो चालक आ गए ना, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, ये तो पूरा क्या है आपका खाली। अब वहां धारा कैसे बह रही है, सोचो भाई, धारा को यहां से जाना चाहिए था, बैटरी से प्लस से जाता था और यहां से होकर के माइनस की तरफ आता था, अपन ने यही सिद्धांत पढ़े ना। लेकिन ये संधारित्र की जब हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं है। यदि कोई माध्यम होता, कोई तार बना होता ऐसे, तो भाई तार से होकर के धारा हमारी प्रवाहित होती, लेकिन ऐसा तो कुछ तो है ही नहीं है यहाँ पर, है। फिर धारा यहां से कैसे बही आखिर में, बात समझ में आई? तो ये आप लोगों ने ये सवाल मुझसे वहां पर पूछा नहीं था, लेकिन इसका जवाब जो है हम लोग इस चैप्टर पर पढ़ेंगे, आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है।
ये धारा यहाँ पर कैसे बह रही है इसको भी हम समझेंगे, है ना। यहाँ तक अभी तक हम समझ रहे थे कि भाई सर्किट हमारा पूर्ण है, लेकिन जब मैंने ये सवाल आपके सामने उठाया, अब आप बोल सकते हो ना कि अभी आपका सर्किट यहाँ पर आपको पूर्ण दिख नहीं रहा है ना, पूर्ण नहीं दिख रहा है। तो फिर धारा जो यहाँ पर आई बह रही है, वही धारा आई यहाँ पर कैसे पहुंची है? तो कुछ ना कुछ चीज यहां पर भी काम कर रहा होगा संधारित्र के बीच में, जिसके कारण से यहां पर धारा पूरी तरीके से अविरल प्रवाहित हो रही है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी वाले को हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, क्लियर इतनी बात, कोई डाउट इसमें? तो इसको समझने से पहले हम, अच्छा यहां तक ही आप समझ गए ना कि यहां पर हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ एक नई चीज चाहिए जो भी हो हमारे पास में, जिससे हम ये दर्शा सकें कि हमारा जो धारा है वो धारा पूर्ण रूप से यहां से उस पूर्ण सर्किट को प्राप्त करके उसमें बह रही है। क्योंकि बिना इसके यदि सर्किट पूर्ण नहीं होगा तो हमारी धारा वहां पर नहीं बहेगी, है ना। तो एक नई चीज की आवश्यकता हमको पड़ी। अब ये इस नई चीज को हम क्या कहते हैं? तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि यहां शुरुआत अपन करते हैं इसको। ये चैप्टर का हमारा मेन बेसिक पॉइंट है ना। अब उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें और देख लेता हूं। जैसे आपने क्या बोला था, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ अभी तक में, कि भाई जब भी आवेश प्रवाहित होते हैं, जैसे यहां पर क्या हो रहा था, आवेश प्रवाहित हो रहे थे, और आवेश के प्रवाहित होने से क्या हो रहा था, वहां पर धारा प्रवाहित हो रही थी, है ना। और धारा की दिशा कैसी थी वहां पर? आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब इसके बाद एक नया सिस्टम आपने ये पढ़ा हुआ था कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, आवेश तो प्रवाहित करा दिया हमने ना, आवेश प्रवाहित होने के कारण जो प्रभाव पड़ा वो भी हमने देख लिया। अब यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, है ना, संकेंद्रीय, इस प्रकार से वृत्ताकार में चारों तरफ इसके ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं ना, हर एक भाग से, इस चालक तार के हर एक भाग से इसी प्रकार से संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो 4th चैप्टर पे हमने ये पढ़ा हुआ था कि भाई यदि यार किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसके लिए आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के नए नए फॉर्मूले देखे थे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसका मान कितना होता है। और स्पेशली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, अलग अलग फॉर्मूला अपन नोट डाउन करते आते हैं। पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था I = dq/dt, ये पहले वाले चैप्टर पे था ना। मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जब यहां आप इस वाले चैप्टर पे पहुंचे तो आपने क्या पढ़ा था वहां पर पे कि भाई जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एम्पियर सर ने बहुत ही शानदार सा हमको एक इक्वेशन दिया था ना। इक्वेशन क्या था, याद करो जरा, कि लाइन इंटीग्रल ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL, मतलब रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन किसके बराबर होता है? म्यू नॉट गुणा होता है I के। I या स्मॉल या फिर कैपिटल आप कुछ भी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने सूत्र इसमें पढ़ा था कि भाई इसके हिसाब से हम DL का रैखिक समाकलन करेंगे और बराबर पे म्यू नॉट I कर देंगे, वहां से हमको B का मान कितना चुंबकीय क्षेत्र है वो हम निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब यहां से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि भाई जब भी किसी भी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़े थे, याद करो, जैसे आप 6th चैप्टर की तरफ पढ़े थे, वहां हम चैप्टर का नाम क्या था हमारा, याद करो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपने क्या देखा था? हमने यहां इसका जस्ट उल्टा किया ना। हमने क्या देखा था उसमें कि भाई धारा प्रवाहित हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 6वें चैप्टर में हमने क्या करा, जस्ट इसका उल्टा कर दिया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण से धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे देखा ना हमने कि किसी भी चालक तार में किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, है ना, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक तार में उस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक धारा प्रवाहित होने लगती है ना। क्लियर है बात? जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरक धारा, है ना, प्रेरक की धारा बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रेरित धारा बोलेंगे,
एक्चुअल वर्ड ये रहेगा, प्रेरित धारा। क्लियर है बात ये? तो यहां से हमारे पास में एक नया चीज जो आया वो क्या था आपका, कि भाई जब चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन करते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन करते हैं तो उससे पास रखे जिसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा उस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। यदि परिपथ पूर्ण होगा तब, बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, यदि परिपथ पूर्ण होगा तभी धारा प्रवाहित होने लगेगी। परिपथ पूर्ण नहीं है और किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उस चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका मान हमको मिला था, देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, E बराबर -d∅dt। याद है आपको? प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर -d∅dt। और ये नियम आपको किसने दिया था? फैराडे ने। क्लियर है बात ये? तो अब जब ये हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, है ना, विभवांतर उत्पन्न हो गया वहां पर, और फिर उसके बाद हम यहां पर क्या कह सकते हैं, धारा का मान निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E/t। फॉर्मूला तो वही होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत यहां पर? भाई परिपथ पूर्ण है तो ये विद्युत वाहक बल जो है आपका वहां से उस परिपथ में धारा प्रवाहित करने देगा, है ना। तो धारा कितनी हो जाएगी हमारी? I इज इक्वल टू E/t। ठीक है, सॉरी एक गलती कर गया मैं, टी नहीं, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है आप भी भूल गए हैं? I इज इक्वल टू E/R होता है ना। हमेशा सूत्र क्या होता है? ओम का नियम क्या कहता है? यदि ओम के नियम को भी फॉलो करें आप तो V इज इक्वल टू कितना होता है? IR। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V/R। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E/R ना। यहाँ वोल्टेज क्या है आपका? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E/R आ गया। E का मान आप चाहो तो रख सकते हो। E का मान कितना है हमारे पास में? -d∅dt। तो मैंने यहां पर कर दिया -1/R इंटू पे d∅dt। तो ये धारा आपकी बहने लगेगी। तो इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी किसी भी चालक तार पे आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा उत्पन्न होती है। किसी भी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब भी किसी चालक में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगी होती है ना। अब ये जो इतना सारा कुछ हो रहा था उस समय पे साइंस में, हम फिजिक्स में जो इतना सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन मैक्सवेल सर जो है हमारे, है ना, मैक्सवेल यहीं पर अटके हुए थे। ये है ना कि भाई तुम सारे इतने सारे थ्योरम तुम लेकर के आ गए हो कि भाई हमारा ये परिपथ पूर्ण होना चाहिए तो हमारी धारा यहां से प्रवाहित होगी, तो तुम्हारा परिपथ तो पूर्ण ही नहीं है। तो तुमने जितने भी ये सारे के सारे थ्योरम बताए मेरे को, इसमें सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां हैं, है ना। मैक्सवेल ये सोचने में लगे हुए थे, है ना। बाकी सब के सब क्या कर रहे थे? नया का नया नियम देना चालू कर, जितने लोग आ रहे थे सबके सब अपना एक नया नियम वहां पे लागू कर रहे थे। लेकिन मैक्सवेल उस चीज को सुधारने में लगे हुए थे कि भाई आखिर गलती हो कहां पर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप समझ गए इतनी बात को। तो मैक्सवेल इसमें लगे हुए थे कि भाई यहां पर आखिर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है ना। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, इन चीजों से देख करके मैक्सवेल ने ये सोचा, यहां पर अब ध्यान से समझिएगा कि मैक्सवेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर इन्होंने यहां पर क्या देखा कि भाई जब ये यहां धारा प्रवाहित हो रही है, ये चालक तार है आपका संधारित्र के बाहर। अब चूंकि यहां धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके चारों तरफ क्या होगा अपना एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर था वही वैसा ही हमको, जैसे यहां पर हम यदि कोई निडल रखें, चुंबकीय सुई आपकी रखें, तो वो विक्षेपित हो जाएगी क्योंकि वहां धारा प्रवाहित हो रही थी। और उसी चुंबकीय सुई को यहां पर भी रखते हैं तो वो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित होती थी। जबकि यहां पर आई प्रवाहित हो रहा है इस वाले पूरे परिपथ में यहां तक, लेकिन यहां थोड़ा ना आई प्रवाहित हो रहा है ना। वहां धारा अभी बह तो नहीं रही, दिख तो नहीं रही हमको, क्योंकि परिपथ हमारा पूर्ण ही नहीं है। तो आखिर छूट क्या गया यहां पर? तो यहां धारा का एक और चीज हमको ध्यान में रखनी है कि धारा की परिभाषा हम लोग कैसे दिया करते थे कि भाई इतनी चीजों के हिसाब से ना, हमने इतनी चीजों के हिसाब से धारा की परिभाषा दी थी कि जब भी आवेश प्रवाहित होता है तो धारा बहती है ना, या फिर जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब धारा बहती है।
है ना। लेकिन हमने यहां पर एक नई परिभाषा मैक्सवेल के हिसाब से हमने देखी कि यदि चुंबकीय प्रभाव का प्रदर्शन भी हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव का प्रदर्शन हो रहा है, तो भी वहां पर कोई ना कोई धारा बह रही है। और यहां से अस्तित्व में आया मैक्सवेल जी का बहुत ही शानदार जो हमारा टॉपिक बोलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं आपकी विस्थापन धारा, है ना। क्या कहेंगे इसको हम? विस्थापन धारा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने हमको ये बताया कि इस संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में एक धारा बह रही है जिसका नाम क्या है? विस्थापन धारा। और जब ये धारा बहेगी यहां पर, तब ये सर्किट यहां पर पूर्ण होगा। क्लियर है बात? ये मतलब उन्होंने थोड़ा सा इस समीकरण को चेंज करके ऐसा हमको बताया कि ये जो पूर्ण धारा है I, है ना, इस धारा को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, है ना। एक होती है चालक धारा, है ना, चालकी धारा जो चालक तार में बह रही है, और दूसरी कौन सी है इसके अंदर पे? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। एक कंडक्शन करंट और दूसरा कौन सा आपका? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने इस आई को दो भाग में तोड़ा, एक आई तोड़ा कंडक्शन करंट चालकी धारा, और दूसरा हम सॉरी एक उन्होंने बोला विस्थापन धारा। तो ये जो कुल धारा है संधारित्री परिपथ में, दरअसल ये इन दो धाराओं का योग है। क्लियर है बात? ये कौन सी धारा है आपकी? चालकीय धारा, और ये कौन सी धारा है आपकी? विस्थापन धारा, है ना। अब इसमें समझना है कि जब हम परिपथ में रहते हैं बाहर तरफ, मतलब संधारित्र के बाहर, तब ये हमारी आई जो हमारा जो आई है, ये हमारा पूरा का पूरा चालकी धारा के बराबर होता है, आईसी के बराबर होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है ना। और जब हम संधारित्र के अंदर रहते हैं, है ना, कहां? संधारित्र के अंदर। अब यहां तो तुम्हारा आईसी नहीं है ना भाई, आईसी कहां बह रहा है? चालक तार में बह रहा है, लेकिन यहां तो कोई तार है ही नहीं है, तो वहां कौन सी धारा बह रही है आपकी? आईडी बह रही है। और तब उस समय पे ये आई जो होगा हमारा, वो किसके बराबर होगा? आपका विस्थापन धारा के बराबर। क्लियर है बात? ये तो परिपथ में बाहर वाले तार पे आपका चालकी धारा बह रही है, अंदर पे कौन बह रहा है? हमारा विस्थापन धारा, संधारित्र के अंदर पे। क्लियर है बात इतनी? तो यहां तक प्रोसीजर आपको समझ में आया?